हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो इस हिंदी विशेष की सीरीज में कल हमने समास की परिभाषा और भेदों के बारे में चर्चा की थी हल्की सी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि अव्ययी भाव समास को लेंगे और उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ओके। तो अगर आपके दोस्त भी यूपी टेट या सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर दें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करें तो अव्ययी भाव जो समास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा अव्यय और दूसरा है भाव। तो अगर हम अव्यय में से अगर हम व्यय को निकालें तो व्यय का मतलब होता है खर्च, और अगर किसी भी शब्द के आगे आ लग जाता है तो वो उसको रोक देता है। जैसे आ जो अव्यय है, अगर व्यय के आगे आ लग गया तो यानी कि वो खर्च को रोक रहा है। जैसे कि मान लो आप ज्ञान है, अगर ज्ञान के आगे हम आ लगा दें तो क्या हो गया, वो ज्ञान को रोक रहा है, ठीक है। तो ये हो गया व्यय का मतलब। और भाव का मतलब होता है होना या पाया जाना, अर्थात जिसमें खर्च होने से खर्च ना होना पाया जाए वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यानी कि अब अव्यय की बात करें तो क्या होगा कि जो जैसे हैं वैसे ही रहें, अर्थात जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। अब अव्यय कौन कौन से हैं तो ये आप देख सकते हैं। जैसे आज हो गया, कल है, धीरे है, अब है, जल्दी है, इधर है, उधर है, अलग है, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, ये सभी क्या है, अव्यय। क्यों? क्योंकि ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं चेंज होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। चाहे आप स्त्रीलिंग के लिए यूज करो इनको, चाहे आप पुल्लिंग के लिए यूज करो, चाहे आप एक वचन के लिए या बहुवचन के लिए यूज करें, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आज का आज ही या आजे नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कल का कली या कले नहीं होगा, धीरे का धीरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अव्यय, यानी कि जो जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय का मतलब क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अखर्च होते हैं, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, अव्यय, ठीक है। अब बात करते हैं उपसर्ग की। तो जो उपसर्ग होते हैं ये भी हमारे लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीति है, आ है, निर है, दुष है, अप है, अभी है, निस है, उप है, परा है, ये सभी क्या है, उपसर्ग हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, है ना। और ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये भी अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि अव्यय भाव समास का तो यही मतलब है कि जो जैसे हैं वैसे ही रहें, वो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, ठीक है। अब अब अगली बात आती है निपात की। तो निपात जो है ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये भी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इनसे मिलकर भी, निपात मिलकर भी किसी भी शब्द में अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। जैसे कि यथारूप हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, यथेच्छा है ना, तथा योग्यता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो क्या है कि जो निपात हैं ये भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, और इनका जो विशेष काम होता है निपात का, तो वो होता है कि किसी भी वाक्य में प्रभाव उत्पन्न करना, यानी कि तो है, भी है, अभी है, ये सभी क्या है, निपात हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो पहचान क्या है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो क्या है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, जो अव्यय निपात या उपसर्ग के रूप में होता है, ठीक है। अब अव्यय निपात और उपसर्ग क्या होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, प्रतिवर्ष, ठीक है, क्या है, प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये वर्ष, इसमें शब्द क्या था, इसमें शब्द था वर्ष, इसमें प्रति उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया, प्रतिवर्ष बन गया है, ठीक है। तो ये कौन सा समास का उदाहरण हो गया हमारा, अव्ययी भाव का समास का उदाहरण, ठीक है। अब इसी प्रकार है आमरण। आमरण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार निर्विरोध में कौन सा लगा हुआ है, निरुपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हलंत सा लगेगा क्योंकि आधा होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार निसंदेह है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निस हो गया। इसी प्रकार इसमें दुस हो गया, दुस्साहस में, दुष्चरित्र में दुस हो गया, दुष्परिणाम में ये वाला दुस हो गया, अभिमान में अभी हो गया, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, और उपकार में उप उपसर्ग लगा हुआ है, पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, और निरपराध में निरा लगा हुआ है।
और सॉरी निर, और निश्चित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निस उपसर्ग। तो ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, क्योंकि उपसर्ग और शब्द मिलकर अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम इसकी अगली कंडीशन। ठीक है, और एग्जाम्पल तो क्या है कि अव्यय भाव समास जो है वो अव्यय और भाव मिलकर या अव्यय और अव्यय मिलकर भी इसका निर्माण करते हैं। किसका? अव्ययी भाव समास का। ठीक है, जैसे कि आज है, कल है। अब आज है, कल है, ये दोनों क्या है? अव्यय है। तो अव्यय और अव्यय मिलकर भी क्या है? अव्ययी भाव समास का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार धीरे धीरे मिल गया तो क्या हो गया? धीरे धीरे बन गया। अब धन तक मिल गया तो क्या हो गया? अब तक हो गया। इसी प्रकार जल्दी और जल्दी मिलकर क्या बन गया? जल्दी जल्दी। तो ये सभी क्या है? अव्यय हैं। तो अव्यय और अव्यय मिलकर भी अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। ठीक है, अलग और अलग मिलकर भी क्या बना? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अलग अलग हो गया। ठीक है, तो क्या है कि अव्यय और अव्यय मिलकर भी अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं योजक चिन्ह देखकर। क्या देखकर? योजक चिन्ह। क्योंकि लोग बाग रट लेते हैं कि जो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर योजक चिन्ह अगर अव्यय और अव्यय के बीच में लगा होगा तो वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे। तो ये आपको कंडीशन हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको याद रखनी है कि जो अगर अव्यय और अव्यय के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा हो तो वे द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे, वो अव्यय भाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या निपात और भाव मिलकर भी अव्ययी भाव समास का निर्माण करते हैं। ठीक है, भाव यानी कि पाया जाना या होना। ठीक है, तो निपात क्या है? यथा है, तथा है, इति है, भर है। तो ये सभी क्या है? निपात है। तो निपात में जो रूप शब्द है ये मिल गया तो क्या बन गया? यथा रूप हो गया। ऐसी तथा में योग्यता का योग हो गया तो क्या हो गया? तथा योग्यता हो गया। इति में सिद्धम का योग हुआ तो क्या हो गया? इति सिद्धम बन गया, है ना। भर में पेट का योग हो गया तो क्या हो गया? भर पेट हो गया। अब यथा है, यथा में इच्छा हो गया तो यथेच्छा हो गया। यथा है, यथा में भाव का योग हो गया तो क्या हो गया? यथा भाव। तो ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो अव्ययी भाव समास है वो किन किन से मिलकर बनता है। इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय, उपसर्ग या निपात के रूप में होता है। अब एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है? कि अभी आपको उपसर्गों की संख्या भी पता नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 10। तो जब तक आप उनके उपसर्ग याद नहीं करेंगे तब तक आप अव्ययी भाव समास को पहचानने में थोड़ी आपको कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, तब आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में होते हैं 10 और संस्कृत में इनकी संख्या होती है 22। और जो उर्दू है, उर्दू के उपसर्ग होते हैं उनसे मिलकर भी अव्ययी भाव समास बनता है। ठीक है, तो उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या है 19। ठीक है, तो ये हम आने वाली वीडियो में आपको अव्यय और अव्यय सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी कुछ अव्ययी भाव समास जो है इसको पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो आप देख लें तो क्या है कि इसमें पहली है कि अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि जो अव्यय जो होते हैं वो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो जब लिंग में परिवर्तित नहीं होंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो क्या होंगे? वो किसी अन्य लिंग के होंगे। तो ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी है। क्या है? कि जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर किसी अन्य लिंग के होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अव्यय और अव्यय के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो? योजक चिन्ह अगर अव्यय और अव्यय के बीच में लगा हो तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे। ध्यान देना आप। ठीक है, नहीं तो आप भी गलती कर देंगे फिर। क्या कि अव्यय और अव्यय के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, जैसे कि धीरे धीरे हो गया तो क्या है? धीरे अव्यय है, तो अव्यय और अव्यय के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। ठीक है, इसी प्रकार क्या है? जल्दी और जल्दी हो गया तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? योजक चिन्ह लगा है। तो क्या है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा, ये किसका होगा? अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द क्या है? अव्यय है। ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है? यहाँ वहाँ है,
अलग अलग है, आगे पीछे है, तेज तेज है, आगे पीछे है, जल्दी जल्दी है, ठीक है, यहाँ वहाँ इधर उधर, ये सभी क्या है, अव्यय है। इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं होंगे, किसके होंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। आपको ये कंडीशन लर्न करनी है कि अव्यय और अव्यय के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा हो तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि योजक चिन्ह उन शब्दों के बीच में आए जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, तब वे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। किसके, द्वंद्व समास के, ठीक है। इसमें जो खेल है पूरा, वो है पूरा योजक चिन्ह का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यदि योजक चिन्ह उन शब्दों के बीच में आए जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित होते हैं, तब वो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। जैसे कि दिन दिन के बीच में लगा है, तो दिन है वो आपका वचन में परिवर्तित हो जाता है। एक वचन है दिन और बहुवचन हो जाएगा दिनों। ऐसे ही एक वचन है रात, बहुवचन हो जाएगा रातों। एक वचन है कान और बहुवचन हो जाएगा आपका कानों। तो ये क्या है, वचन में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, अगर उनके बीच में योजक चिन्ह आता है तो तब वे द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। अब इसकी चौथी कंडीशन क्या है कि बिना योजक चिन्हों के शब्दों की अगर आवृत्ति हो तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। क्या, कि बिना योजक चिन्हों के अगर शब्दों की आवृत्ति होती है तो वे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे कि दिनों दिन हो गया। अब आपने ऊपर देखा था कि जो दिन था वो वचन के अनुसार परिवर्तित हो रहा था, दिन का दिनों हो जा रहा था, है ना, रात का रातों हो जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बातों बात, ये सभी क्या है, बिना योजक चिन्ह की इनकी आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति यानी कि बार बार आना, ठीक है। तो दिन और दिन दो बार आ गया, इनको जोड़ दिया, दिनों दिन हो गया। तो क्या है, इसमें योजक चिन्ह तो लगा नहीं है। तो ये किसके उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव समास के, ठीक है। तो यही आपको चार कंडीशन याद करनी है कि अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग के होते हैं। और यदि योजक चिन्ह अव्यय और अव्यय के बीच में लगा हो तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। यदि योजक चिन्ह उन शब्दों के बीच में आए जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। अब आपको द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ ली है कि जो अव्यय योजक चिन्ह भले लगा हो, लेकिन हमें देखना क्या है कि कहीं योजक चिन्ह अव्यय और अव्यय शब्द के बीच में तो नहीं लगा है। यदि अव्यय और अव्यय के बीच में लगा है तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, द्वंद्व समास के नहीं होंगे, ठीक है। बिना योजक चिन्हों के शब्दों की आवृत्ति हो तब भी वो किसके उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव समास के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चार कंडीशन। तो वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि आपका अव्ययी भाव समास खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द्वंद्व समास को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर कोई भी चीज़ पूछना हो, ठीक है। और आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।